जय हिंद दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है और यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद यह सूरत में अपना जो है फैक्ट्री स्थापित करता है और इसके बाद फिर जो है वह बंगाल में अपना कोठी स्थापित करता है। कोठी कहिए या फैक्ट्री, बात एक ही है। बंगाल में जब यह कोठी को स्थापित करता है तो इसके बाद बंगाल जो था पहले आपका मुग़लों के अधीन हुआ करता था। बंगाल मुग़लों के अधीन हुआ करता था, जिसे मुर्शिद कुली खां ने जो है बंगाल को मुग़लों से स्वतंत्र कराया था। बंगाल को मुग़लों से स्वतंत्र किसने कराया? मुर्शिद कुली खां। इसलिए बंगाल का संस्थापक कहा जाता है आपका मुर्शिद कुली खां को। बंगाल का संस्थापक किसको कहेंगे? मुर्शिद कुली खां को। जब बंगाल का स्थापना, स्वतंत्र बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया तो बंगाल का पहले जो राजधानी हुआ करता था दोस्तों, वह ढाका हुआ करता था। बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करता था। और जब मुर्शिद कुली खां बंगाल को स्वतंत्र कराया तो बंगाल की राजधानी को चेंज करके वह मुर्शिदाबाद बनाया। तो बंगाल की यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि बंगाल की राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद किसने परिवर्तित किया? बंगाल से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने परिवर्तित किया? तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर मुर्शिद कुली खां। बंगाल में इस तरह से मुर्शिद कुली खां के बाद कई नवाब होते हैं। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट बनता है, मुर्शिद कुली खां के बाद आपका अलीवर्दी खां होता है और अलीवर्दी खां के बाद होता है आपका सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र और मीर जाफ़र के बाद होता है मीर कासिम। पहला क्या कौन हो गया नवाब? मुर्शिद कुली खां, इसके बाद अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मीर जाफ़र, उसके बाद फिर मीर कासिम। और इसमें कई नवाब हैं जो कि अयोग्य थे और वह एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। तो आइए बात करते हैं कि जब बंगाल में सिराजुद्दौला नवाब था तो उस समय जो है अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीगढ़ की संधि होती है। अलीगढ़ की संधि होती है अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच। और यह संधि जो होता है आपका दोस्तों फरवरी 1757 ईस्वी को होता है। फरवरी 1757 ईस्वी को अलीगढ़ की संधि होती है। और इस संधि के बाद आपका जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो संधि होता है, इसमें सिराजुद्दौला जो है यह संधि मानने से इनकार कर देता है। और इसमें सिराजुद्दौला को पता चलता है कि यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ों का ही हस्तक्षेप होने जा रहा है, इस वजह से सिराजुद्दौला इनको जो है नहीं मानता है। और इसके बाद जो है आपका 1723 जून 1757 ईस्वी को क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। इसके पहले भी और एक घटना होती है दोस्तों, जो कि कालकोठरी ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। कालकोठरी त्रासदी या ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों कहा जाता है कि 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज़ को सिराजुद्दौला करवाया था। क्या? रात में कालकोठरी में छोटा जो जगह वाला होता है कोठरी, उसमें जो है 146 अंग्रेज़ को बंद कर दिया था। और सुबह होके पता चलता है कि उसमें सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित थे। कालकोठरी की घटना 23 जून यानी 20 जून 1756 को होता है। ध्यान रखना है, कालकोठरी घटना कब होती है? 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी घटना होती है, जिसमें 146 व्यक्ति को करता क्या है? सिराजुद्दौला कोठरी में बंद कर देता है। और सुबह होके पता चलता है कि जो है ये इसमें सिर्फ
23 व्यक्ति ही जो है जीवित बचे हैं। इससे भी जो है अंग्रेज़ क्या होता है, बौखला जाता है। इसके बाद यहाँ से ध्यान रखेंगे दोस्तों, हॉलवेल एक लेखक था इस समय, जिसने कहा कि जो है सिराजुद्दौला 146 अंग्रेज़ों को कालकोठरी में बंद कर दिया और सुबह होते होते जो है सिर्फ 23 व्यक्ति ही जो है वहाँ जीवित बचा था। तो लेखक का भी नाम यहाँ पूछता है कि हॉलवेल। किसने कहा था कि जो है 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के द्वारा जो है 146 अंग्रेज़ों को कालकोठरी में बंद कर दिया और सुबह होते होते जो है सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित था। इसे भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो प्लासी का युद्ध आपका जो है 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, जिसमें कि अंग्रेज़ और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, अंग्रेज़ों की ओर से जो सेनापति था वह था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज़ों की ओर से सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का नवाब आपका सिराजुद्दौला था और उसका सेनापति जो था आपका दुर्लभ राय हो गया, मीर जाफ़र हो गया, ये सब था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अंततः जो है मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के साथ जो है गद्दारी कर लेता है और वह धोखा दे देता है। इसके बाद वह युद्ध में लड़ने के लिए नहीं जाता है और युद्ध में सिराजुद्दौला जब जाता है तो वह वहाँ देखता है मीर जाफ़र और जो उनका जो योग्य सेनापति वगैरह सब था वह कोई वहाँ पहुँचा नहीं था। इसके बाद वहाँ से सिराजुद्दौला जो है भाग जाता है और अंततः जो है उनकी हत्या करवा दी जाती है। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, फिर जो है आपका जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को घटित होता है तो इसमें मीर जाफ़र को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है। यहाँ से भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है कि जो है प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उस समय जो है आपका मुग़ल बादशाह कौन था। प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस समय मुग़ल बादशाह कौन था, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस समय मुग़ल बादशाह आपका आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये आपका बंगाल का जो प्लासी नामक जगह था वहाँ पर हुआ था और यह जगह जो प्लासी नामक जगह है यह आपका जो है भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक जगह है, वहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, अंग्रेज़ और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन किया था, अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। यही युद्ध के बाद होता क्या है दोस्तों कि जो है बंगाल का गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर किसको बना दिया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाता है। इस तरह से बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका दोस्तों बंगाल का गवर्नर 1757 से 1760 ईस्वी तक ये रहता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर 1757 से 1760 ईस्वी तक रहता है और इसके बाद पुनः फिर वह 1765 में आता है और वह 1767 ईस्वी तक रहता है। इस तरह देखा जाए दोस्तों कि बंगाल में जो रॉबर्ट क्लाइव वह गवर्नर रहा है, मतलब 2 कार्यकाल के लिए रहा है, ध्यान में रखना, 1757 से 1760। उसके बाद 1765 में पुनः आता है, उसके 1767 तक वह रहता है। तो इस तरह से बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद आपका बंगाल में फिर गवर्नर बनता है दूसरा बड़े लास्ट। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बंगाल का दूसरा गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो गया, रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरा गवर्नर हो गया आपका बड़े लास्ट। बड़े लास्ट के बाद आता है फिर कार्टियर, और कार्टियर के बाद आता है आपका वारेन हेस्टिंग्स। कार्टियर के बाद कौन होता है, वारेन हेस्टिंग्स, जो कि आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो गया, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया आपका वारेन हेस्टिंग्स। इसी के समय वारेन हेस्टिंग्स के समय ही आपका एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल में एक
एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत होता क्या है दोस्तों कि जो है कंपनी में जो त्रुटियां होती है, कंपनी में जो सुधार होना चाहिए, उसको देखते हुए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जाता है। इसमें होता क्या है, बंगाल का जो पहले गवर्नर काम कर रहा था, अब जो है वही पद का नाम बदल के रख दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर को कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। ये पूछा जाएगा कि जो है आपका बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहले बंगाल में गवर्नर को कहा जाता बंगाल का गवर्नर, उसके बाद जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया तो यह नाम चेंज होके हो गया आपका क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये ध्यान में रखिएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया आपका, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो गया, इसको भी ध्यान में रखना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस तरह से आपका पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, बंगाल का नवाब का क्रम मुर्शिद कुली खां, ये तो आप लोगों को बता दिए। उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, उसके बाद आपका मीर कासिम। इसके बाद जब आपका सिराजुद्दौला यानी प्लासी के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला मारा जाता है और अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, तो यहाँ मीर जाफ़र जो होता है वह एक अयोग्य नवाब के रूप में शासन चलाता है। अंग्रेज़ों का कठपुतली की तरह वह जो है काम करता है। लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है, अंग्रेज़ जो है मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम, उसको नवाब बनाता है और मीर जाफ़र का जो दामाद होता है मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बनाता है और मीर जाफ़र को पद से हटा देता है। जब मीर कासिम आपका जो है बंगाल का नवाब बनता है, तो इस समय होता क्या है, यह जो है बंगाल का जो राजधानी था आपका ढाका से मुर्शिद कुली खां चेंज कर दिया था कहाँ, मुर्शिदाबाद। और मीर कासिम करता क्या है, मुर्शिदाबाद से चेंज कर देता है राजधानी मुंगेर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इस तरह से ध्यान रखना है कि बंगाल का पहले राजधानी क्या था, ढाका से क्या हो गया, मुर्शिदाबाद कौन लाया, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर कौन लाया, मीर कासिम। तो ध्यान में रखना है, ढाका, मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। बंगाल की राजधानी जो था आपका पहले ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। ये आपका बंगाल की राजधानी बनता है, ध्यान में रखना है। मुंगेर राजधानी कौन बनाता है, ये मीर कासिम बनाता है। मुर्शिदाबाद से चेंज करके मुंगेर को राजधानी मीर कासिम के द्वारा बनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद होता क्या है आपका, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। और इसमें जो युद्ध होता है आपका, अंग्रेज़ बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के देखरेख में होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ों और मीर कासिम यानी बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और उसके बाद आपका मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। और यहाँ जो होता है आपका अंग्रेज़ों का नेतृत्व आपका हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जाता है। अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मुनरो करता है। और इस युद्ध में होता क्या है, अंततः तीनों आपका जो शासक होता है, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, उसके बाद मुग़ल बादशाह, तीनों जो है, तीनों का जो संयुक्त सेना होता है वह इस युद्ध में हार जाता है। और अंग्रेज़ जो है इस युद्ध में अपना जो है वास्तविक सत्ता स्थापित कर लेता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का वास्तविक सत्ता भारत में जो है स्थापित हो गई, तो बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेज़ों का सत्ता जो है भारत में पूर्ण रूपेण
स्थापित हो गई। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता क्या है दोस्तों कि जो है अंग्रेज ब्रिटिश सरकार का जो ब्रिटिश शासन का जो आपका नींव पड़ा था वह किस युद्ध के बाद पड़ा था? तो ब्रिटिश सरकार का जो नींव पड़ा था आपका प्लासी का युद्ध के बाद। प्लासी, भारत में ब्रिटिश शासन का नींव पड़ा प्लासी युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध में ब्रिटिश सरकार का क्या हुआ? नींव पड़ा। उसके बाद पूर्ण रूपेण जो सत्ता स्थापित हुआ वह बक्सर का युद्ध के बाद होता है। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अंग्रेज़ और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और उसके बाद आपका जो है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज़ जीत जाता है और तीनों शासकों का जो संयुक्त सेना है वह हार जाता है। और इसी युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश का जो है वास्तविक सत्ता भारत में स्थापित हो जाता है। इसके बाद होता क्या है? पुनः फिर आपका जो है रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था, पुनः गवर्नर बनकर आपका 1765 में आता है बंगाल में। और बंगाल में 1765 को जैसे ही आता है वह करता क्या है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि, चूँकि दोस्तों इलाहाबाद की जो संधि हुई है वह 2 संधि हुई है, एक शाह आलम द्वितीय के बीच और एक आपका अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था उसके बीच होता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। इलाहाबाद की संधि किसके बीच होता है? प्रथम रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल बादशाह उस समय होता है। इसमें होता क्या है? मुग़ल बादशाह को 26 लाख पेंशन देकर जो है अपने संरक्षण में रख लिया जाता है। 26 लाख पेंशन देकर अपने संरक्षण में अंग्रेज़ों के द्वारा संरक्षण में ले लिया जाता है। और अंग्रेज़ यहाँ करता क्या है? बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कर देता है। अंग्रेज़ क्या करता है? बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कर देता है। और इसमें होता क्या है? राजस्व प्रणाली और उसके बाद जो है सैन्य जो संरक्षण होता है, न्यायालय का जो कार्यक्रम होता है, ये सब जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जो है द्वैध शासन जो ये प्रणाली है, द्वैध शासन ये लागू कौन किया था? द्वैध शासन को लागू करने का श्रेय जाता है आपका रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैध शासन किसने स्थापित किया था बंगाल में? ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द्वैध शासन के अंतर्गत होता क्या है कि जो है दीवानी, बंगाल का जो दीवानी था और निजामत, बंगाल का दीवानी और निजामत ये जो आपका पद्धति था ये 2 भागों में आपका जो है बट गया। एक हो गया दीवानी जिसके तहत होता था आपका राजस्व, और एक निजामत जिसके तहत होता था सैन्य संरक्षण और न्याय कार्यक्रम। द्वैध शासन मतलब 2 तरह का शासन प्रणाली, एक आपका दीवानी और एक आपका हो गया निजामत। दीवानी शासन के तहत अंग्रेज़ क्या करता था? राजस्व जितना भी वसूली होता था वह अंग्रेज़ करता था। राजस्व वसूली जितना होता था वह कौन करता था? अंग्रेज़ करता था। और उसके बाद फिर जितना भी सैन्य विभाग हो गया और न्यायालय का जो कार्यक्रम हो गया, यह आपका जो है अंग्रेज़ के थ्रू से होता था, लेकिन नवाब सिर्फ नाम का जो है शासन व्यवस्था को बनाए रखता था। ये कंडीशन यहाँ बंगाल में स्थापित हुआ था। तो द्वैध शासन स्थापित कौन किया? आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन 1765 ईस्वी में बंगाल में स्थापित करता है। और यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनेगा कि द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक याद रखिएगा दोस्तों, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक कहते हैं। अब यहाँ राजस्व प्रणाली में दीवानी जो आपका राजस्व प्रणाली है, इसमें हुआ क्या? बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा उप दीवान नियुक्त किया गया। राजस्व वसूलने के लिए बंगाल में उप दीवान नियुक्त किया गया। बिहार के लिए सिताब राय, बिहार के लिए किसको नियुक्त किया गया? सिताब राय को किया गया। बंगाल के लिए
रजा खां को किया गया और उसके बाद उड़ीसा के लिए जो है आपका दुर्लभ राय को किया गया। ये उप दीवान, यहाँ से भी बढ़िया से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि बंगाल का जो है आपका उप दीवान किसको बनाया गया था, तो रजा खां, बिहार का सिताब राय, उसके बाद उड़ीसा का दुर्लभ राय को बनाया गया था उप दीवान, जो कि राजस्व वसूल के इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को लाके देता था। इसके बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है और यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का जो नवाब होता है शुजाउद्दौला, उसके बीच होता है। यह संधि होने के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा अवध पर अधिकार कर लिया जाता है। तो इसमें हम लोग देख लिए कि जो है पलासी का युद्ध किस तरह से हुआ, बंगाल का गवर्नर कैसे बना, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, कौन सा एक्ट के तहत हुआ, ये सब हम लोग जान गए। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद होता क्या है आपका द्वैध शासन। द्वैध शासन को यहाँ से भी क्वेश्चन है, द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया था बंगाल में, ये ध्यान में रखना है। बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कौन किया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। और बंगाल में जो द्वैध शासन समाप्त कौन किया, वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन का जनक किसको कहते हैं, ये लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए।